नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर के नारायण के ऊपर। और यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एक भी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के बाहर नहीं है और पूरा वीडियो सिलेबस से रिलेटेड है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए, और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर 3 टेस्ट दिए हुए हैं, वो आप लोगों को क्लियर करने हैं। तो जल्दी से हम अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जामिनर का क्वेश्चन रहता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो रहता है किसी भी राइटर का, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे हम आर के लिखते हैं ना, ऐसे आर के लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो किसी भी जो एग्जामिनर होता है उनकी फर्स्ट चॉइस रहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स से ये पता करे कि उन्हें उस राइटर का पूरा नाम मालूम है या नहीं। तो यहाँ पर आपसे उस राइटर का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो अगर हम आर के नारायण के विषय में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं इनका नाम गलत दिया हुआ है तो आपको उस नेम को नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही नाम लिख कर आना है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितनी भी ये मेरी यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप पूरा का पूरा ऐसा वीडियो है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने हैं। हम बात कर लेते हैं। तो आर के नारायण के जो भाई थे उनका नाम क्या था? ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। इनके नाम जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो पीछे ये जो नाम लगा होता है ना, कृष्ण स्वामी, ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी, ये इनका एक जो कह दें अपने फादर से और ग्रैंडफादर से लिया हुआ नाम होता है। तो साउथ इंडियंस में अगर हम जाएंगे तो ये इस तरह के नेम्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इन लोगों के नेम इतने बड़े होते हैं। बात करेंगे इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। अगर आप देख रहे हो, फैक्ट्स आपको देखने हो, क्वेश्चंस आपको बनाने हो, तो इस पूरे वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि नारायण, जो आर के नारायण हैं, उनको ब्रॉटअप किसने किया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आर के नारायण थे, इनके फादर एक टीचर थे। क्योंकि इनके फादर एक टीचर थे तो ये अपनी ग्रैंड मदर, जो इनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इनको पाला था, जिनका नाम पार्वती था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था, तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हो, इनकी ग्रैंड मदर का नाम पार्वती था, जिन्होंने इनको एक निक नेम दिया था। अक्सर इनका निक नेम पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आर के नारायण है, इनका निक नेम क्या है। ये आपकी बुक्स में बहुत कम जगह मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोमिनेंटली पूछा जा रहा है। तो आप इसको याद करके जाएंगे, इसकी स्पेलिंग भी याद करके जाएंगे। कुंजप्पा इनका निक नेम था जो इनकी दादी ने इनको दिया था। आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कुंजप्पा जो इनकी ग्रैंड मदर ने, इनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था? पार्वती। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द पेट नेम ऑफ आर के नारायण। तो आपको पता होगा कुंजप्पा। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज ग्रैंड मदर एंड विच नेम ही गेव हिम। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर पार्वती उनकी ग्रैंड मदर का नाम था और कुंजप्पा उनका निक नेम था जिससे वो उनको बुलाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जो इन्होंने जो सीखा था अरिथमेटिक, मैथोलॉजिकल, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, वो सभी अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था, जिनका नाम पार्वती था। तो आपको सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना ये हो नहीं सकता। इससे काफ़ी बार रिपीटेड पूछा जा रहा है, क्योंकि हमेशा किसी भी राइटर की हमें पता होना चाहिए उनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक क्या होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क में आ जाता है, इट मीन्स जो पब्लिश्ड, जो ऑफिशियली पब्लिश्ड हुआ हो। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क की। तो इनका सबसे पहला जो वर्क था वो एक बुक रिव्यू था। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अ बुक रिव्यू। इन्होंने जो सबसे पहला वर्क जो था ऑफिशियली पब्लिश्ड हुआ था, उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ
मैरी टाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ये पूरा नाम है बच्चों, आप लोगों को इसको, ये इतना इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था। लेकिन अगर आप बीए की एक्स्ट्रा यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको बताना है, जिसमें आपको नेट स्लेट, अगर आप उन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है जिससे उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क पूछा गया है। तो इसमें हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अपना जो आंसर है वो गलत लगाया। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर अगर आप इतना भी लिख देंगे जितना ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो भी आपको मार्क्स मिलने कंफर्म है। इन्होंने 1930 में जो इनका फर्स्ट नॉवल के तौर पे जाना जाता है, फर्स्ट नॉवल कौन सा जाना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, वो आता है स्वामी एंड फ्रेंड। आप ध्यान दीजिएगा, मैं फर्स्ट नॉवल की बात कर रही हूँ और जो मैंने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया था यहाँ पर है इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। ये कोई बुक नहीं थी, ये कोई नॉवल नहीं था, जस्ट अ बुक रिव्यू था। फर्स्ट पब्लिश्ड जो वर्क है, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ माई टाइम, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर इनका फर्स्ट नॉवल आए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नॉवल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये फर्स्ट नॉवल है। अगर मैं फर्स्ट नॉवल के बारे में बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ स्वामी एंड फ्रेंड्स की। आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था। वैसे ये बीए के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये नेट के स्टूडेंट्स के लिए है या मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये बीए के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फर्स्ट जो नॉवल है और जो आपका टेस्ट में देने वाली हूँ वो भी इसी से रिलेटेड देने वाली हूँ। यहाँ पे आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा था तो आपको पता होना चाहिए इनका फर्स्ट नॉवल रहा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये इसकी अगर मैं बात करूं और फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको दूं तो ये इनकी ऐसी बुक है जिसमें नारायण ने मालगुडी एक ऐसी जगह है जो फिक्शनल टाउन है, सॉरी यहाँ पर फिक्शन टाउन लिखा गया है लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है फिक्शनल टाउन। फिक्शनल टाउन अब हम किसे कहते हैं, अगर मैं बात करूँ फिक्शनल टाउन किसे कहते हैं तो वो टाउन या वो जगह जिसको राइटर ने अपने आप एक इमेजिनरी, इट मीन्स वो रियल में नहीं होती। अगर हम फिक्शनल टाउन की बात करें तो वो रियल में नहीं। यहाँ पर अगर मैं फिक्शनल की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, फिक्शनल मीन्स होता है एक इमेजिनेशन जो राइटर की इमेजिनेशन से बाहर आए हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्शनल टाउन है, मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, इट मीन्स ये रियल में नहीं है, ये जगह रियल नहीं है, ये जगह एक फिक्शनल है। इट मीन्स टोटली ये जो माइंड में है, माइंड से नाम आया है राइटर के आर.के. नारायण का। आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्शनल टाउन का नाम क्या है तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर उसका आंसर देना होगा मालगुडी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो इससे रिलेटेड अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर अब इतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन जिस टाइम ये पब्लिश्ड हो रहा था उस टाइम ये सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का शिकार हुआ और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इस वर्क को मिले थे क्योंकि उनका पहला वर्क था, इसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स और ये एक फिक्शनल टाउन था। फिक्शनल टाउन का क्या नाम था, मालगुडी। देखिए इनके अगर आप गूगल करते हैं मालगुडी को तो इस टाइप की आपको इमेज देखने के लिए मिलती है क्योंकि मालगुडी डेज इनकी बहुत जो पॉपुलर इनकी रही है राइटिंग, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो नारायण की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये बीए के बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आगे आपका मन है कि आप नेट का पेपर क्लियर करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, उनकी मैरिज जो हुई थी वो 1933 में हुई थी, जो वो इनकी लव मैरिज हुई थी उस लड़की का नाम रजम था जिससे इन्होंने मैरिज की थी और ये बहुत जल्दी इनकी अर्ली एज में मैरिज हुई है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो नारायण ने एज अ रिपोर्टर भी वर्क किया है जो कि मद्रास में किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट नेट के बेसिस पर है तो ये बीए के बच्चों को इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट अगर हम पेपर की बात करें तो एज अ रिपोर्टर इन्होंने जो काम किया था, एज अ रिपोर्टर इन्होंने काम किया था मद्रास में। और उस पेपर का अगर मैं नाम बताऊँ, ये न्यूज़पेपर का नाम है बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो न्यूज़पेपर का नाम है। न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द जस्टिस।
और यहाँ पर ये इन्होंने जो इसमें जो राइटिंग जाती थी वो डेडिकेट जो इन्होंने की थी वो नॉन ब्राह्मण्स को की थी, वो ब्राह्मण्स के लिए नहीं थी, वो उनके लिए थी जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, उनके साथ जो मिसबिहेव किया जाता था, तो उनके लिए था। ये अपना जो लिखते थे न्यूज़पेपर के लिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारायण ने एज अ रिपोर्टर कहाँ काम किया था, तो ये हमारा आंसर आ जाता है मद्रास। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के पास हो जाता है कि किस न्यूज़पेपर में काम किया था, उसका नाम था द जस्टिस। इन्होंने किस लिए अपना जो वर्क लिखा था उससे मैं बात करूं तो इन्होंने नॉन ब्राह्मण के राइट्स के ऊपर बात की थी इस न्यूज़पेपर में जब ये काम किया करते थे। लेकिन इनका जो एज अ रिपोर्टर काम था वो ज़्यादा दिन चला नहीं और इन्होंने इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आ जाती है बीए के बच्चों के लिए, इट मीन्स हमारे बच्चों के लिए टेस्ट शीट, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कंप्लीट नेम देना है। एंड व्हाट इज़ हिज ब्रदर नेम, इनके जो ब्रदर नेम है वो मैंने आपसे क्यों पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही जो फेमस थे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कैरिकेचर आर्टिस्ट थे। इट मीन्स जो न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स आते हैं, आपने देखा होगा कार्टून टाइप के, जहाँ पर मायावती को दिखाया जाता है, वो करने में ये माहिर थे। तो इनके जो ब्रदर हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर आप इनका नाम याद कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो आप कोई गुनाह कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु ब्रॉट अप आर के नारायण एंड वाई। यहाँ पर देखिए रीज़न पूछा गया है वाई की, क्यों ब्रॉटअप किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आर के नारायण को जिन्होंने ब्रॉटअप किया, क्योंकि इनके फादर एक टीचर थे और लगातार ये क्या कर रहे थे, इनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उन ट्रांसफ़र के चलते ये अपनी जो दादी हैं उनके ग्रैंड मदर के पास रहा करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट ज़रूर दे दिया है, वीडियो के पीछे जाइए और उस चीज़ को आपको क्या करना है, वहाँ पर उस आंसर को क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हिज निक नेम एंड हु गेव हिम दैट, किसने दिया था। फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया, और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो सिर्फ ये वीडियो तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें तो नेम ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक रिव्यू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। व्हेन डिड ही राइट स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ हिज वाइफ नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैंने दिया है, ही वर्कड एज अ रिपोर्टर, अगर आप बीए के मेरे स्टूडेंट हैं और एमए के नहीं हैं, अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इट मीन्स आप लास्ट का और ये वाला क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे। तो ये एक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, अगर आप इस चीज़ को याद करना चाहते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी आपकी अगर किस्मत ख़राब है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके जो दोस्त थे, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं, इनके जो दोस्त थे ग्राहम ग्रीन, यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लगाया हुआ है। इन्होंने इनकी जो बुक थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा बार रिजेक्टेड हुई, लेकिन इन्होंने 1935 में, आप इस ईयर को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो ग्राहम ग्रीन ने काफ़ी अप्रिशिएट की थी और ये उन्होंने 1935 में ऑक्सफोर्ड भेजी थी और जो कि उसी सन में पब्लिश्ड भी हुई थी। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। बच्चों, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के बारे में मैं बता दूं, इट मीन्स जब भी हम ऑटोबायोग्राफिकल या सेमी ऑटोबायोग्राफिकल के बारे में बात करते हैं तो इस बुक में जो आर के नारायण हैं, उन्होंने अपने बचपन से, आर के नारायण हैं, उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो इंसिडेंट्स ऐड किए हैं, ये एक स्टोरीज हैं इसमें, इन्होंने जो इंसिडेंट इस अपने नॉवल में ऐड किए हैं ये उनके अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स थे। और सिर्फ इन्होंने क्योंकि चाइल्डहुड इंसिडेंट्स को ऐड किया है, पूरी तरह अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं बताई है। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, अगर आप इसका मीनिंग नेट पर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे इसका मीनिंग होता है आत्मकथा। आत्मकथा वो होती है जहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी ऑटोबायोग्राफी, इट मीन्स पूरी की पूरी स्टोरी, किसी राइटर की पूरी स्टोरी हो। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल के बारे में तो हम बात करते हैं, इट मीन्स कुछ अंश, सेमी को हम लगा देंगे कुछ अंश अपनी लाइफ के। तो इन्होंने कौन से अंश ऐड किए हैं, इन्होंने अपना
चाइल्डहुड इस बुक में जो स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो बच्चा दिखाया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जो चाइल्डहुड इंसिडेंट्स दिखाए हुए हैं वो इनके खुद के बचपन के इंसिडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए जो इनका सेकंड नॉवल रहा, वो इनका सेकंड नॉवल बच्चों आपको क्वेश्चन पर्पस के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अगर आप नहीं भी याद करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों को याद करें। इनका सेकंड जो नॉवल था वो था द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि इंस्पायर्ड था इनके कॉलेज इंसिडेंट से। ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल था, क्योंकि ये इनके जो एक्सपीरियंस थे कि यहाँ पर वैसे मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि आप लोग याद कीजिए, लेकिन यहाँ पर फिर से अगर मैं बताऊँ, इसको आप कम से कम सेकंड और थर्ड तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये अगर मैं बताऊं कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पूछ लिया जा सकता है, लेकिन इसकी जो रेशियो है पूछने का सिर्फ 30% है कि 30% ही आपसे पूछा जा सकता है, 70% ही आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये पूरी की तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको याद करना चाहोगे नहीं चाहोगे। तो अगर हम इनके सेकंड नॉवल की बात करें तो ये भी अगर मैं बताऊं तो ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इन्होंने कुछ इंसिडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ के इंसिडेंट्स इसमें शेयर किए हैं। और इनके थर्ड नॉवल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका थर्ड नॉवल जो है द डार्क रूम, ये डोमेस्टिक डिसहार्मनी, इट मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, जिसमें जो मैन है उसको बताया गया है कि वो किस तरह अप्रेस करता है विमेन को। तो यहाँ पर विमेन को, जो वुमेन है उसको विक्टिम दिखाया गया है। तो इनके सेकंड थर्ड नॉवल काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए गए। इनके फर्स्ट नॉवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर जो बात करते हैं इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट अगर मैं बताऊँ ये रहा। और इनकी एज अ ह्यूमन एक बहुत अच्छे हस्बैंड की तरीके से इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। जो इनकी अगर मैं बात करूँ उनकी वाइफ की, जो तो उनकी डेथ हो जाती है, रजम जो की डेथ हो जाती है, टाइफाइड से उनकी डेथ होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रजम जो इनकी वाइफ थी उनकी डेथ किस ईयर में या फिर किस वजह से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए उनकी 1939 में डेथ हुई थी और किस चीज़ से हुई थी, टाइफाइड से हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, तो नारायण ने फिर से दोबारा कभी शादी नहीं की थी और इनकी जो डॉटर का नाम है वो हेमा है। ये सिर्फ ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो ये अपना नेक्स्ट जो अपना फोर्थ नॉवल लिख रहे थे ये उसी दौरान लिख रहे थे और ये पूरी की पूरी तरह इंस्पायर्ड था, अपनी जो वाइफ की डेथ से इंस्पायर्ड था। तो इन्होंने वो लिखा था क्योंकि इन्हीं की वाइफ थी जिन्होंने इन्हें जो एज अ करियर इन्होंने कहा था कि एज अ करियर आप राइटिंग को लीजिए और अपना करियर इसी में ढूंढिए। तो इनकी इंस्पिरेशन इनकी वाइफ रही हैं, ये आर के नारायण का खुद का कहना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोगों को क्या देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का वो था मालगुडी डेज, जो कि 1942 में पब्लिश्ड हुआ और ये इतना पॉपुलर रहा कि ये टीवी शोज़ में आज तक भी आता है। अगर आप मालगुडी डेज का कोई भी यूट्यूब पर भी देख लेंगे मालगुडी डेज, तो ये डीडी नेशनल पे पहले आया करता था। तो यहाँ पर जो मालगुडी डेज है उसके बारे में मैंने बताया है। सिर्फ आपको इतना याद कर लेना एनफ होगा कि मालगुडी डेज जो है वो पब्लिश्ड हुआ था 1942 में। इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें जो मेन कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है, उसका नाम स्वामी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो मालगुडी डेज में जो फिक्शनल, फिर से मैं बता दूं, जो इनकी जो इन्होंने साइट को दिखाया है वो भी फिक्शनल साइट है। यहाँ पर इमेजिनरी टाउन है जिसका नाम है मालगुडी, जहाँ पर स्वामी रहता है। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। नारायण ऑल्सो स्टार्टेड हिज पब्लिशिंग कंपनी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जान लेना आपके लिए इनफ है कि यहाँ पर जो नारायण है उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था और जिसका नाम है इंडियन थॉट पब्लिकेशन। ये आज तक भी जो है यहाँ पर इनकी जो ग्रैंड डॉटर हैं वो चला रही हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए अगर आप याद करना चाहें तो इसको। नेक्स्ट एफर्ट था वो था मिस्टर संपत। ये आप लोगों के लिए ध्यान रखिए, अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं मेरे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ गई है। यहाँ पर लिखा है हिज नेक्स्ट नॉवल, तो मैं पढ़कर बता देती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये इसके आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, तो आपको इसे याद नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसे याद नहीं करना है, सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ
मेरे ही स्टूडेंट नहीं, कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैंने इसमें आर के नारायण से रिलेटेड सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो इनका जो नेक्स्ट एफर्ट था राइटिंग में वो था मिस्टर संपत, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। सेकंड इनका जो नॉवल रहा था द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1951 को आया, और इनका नेक्स्ट नॉवल जो था वेटिंग फॉर महात्मा, ये इनका एक फिक्शनल टाउन के ऊपर है जहाँ पर ये महात्मा गांधी जी की वेट करते हुए इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। द गाइड की आपकी मूवी भी है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए, ये द गाइड की मूवी का जो है मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। द गाइड इनका 1958 में नॉवल लिखा गया था। ये नॉवल इंग्लिश है। और आर के नारायण के बारे में सबसे खास अगर मैं बताऊँ, आर के नारायण इंडिया के सबसे जो जाने माने हैं, सबसे ज़्यादा फेमस इंग्लिश राइटर हैं, तो उनमें से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जाने माने इंग्लिश इंडियन राइटर्स में से आते हैं। तो यहाँ पर हम द गाइड की बात कर रहे हैं। द गाइड जो है 1958 में लिखी गई। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है द गाइड। ये आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द गाइड के राइटर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए द गाइड किसने लिखी थी। द गाइड आर के नारायण ने लिखी है। यह नॉवल किस सन में लिखा गया, तो आपको ये भी पता यहाँ पर लग गया है। ये 1958 में लिखा गया है बच्चों। और अपने कॉपी पेंसिल को ज़रूर ध्यान से लेकर रखिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी भी बच्चे ने अपना कॉपी पेन तो उठाया नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपने कॉपी पेन ज़रूर उठा लीजिएगा और इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। इनका जो नॉवल था ये इंग्लिश में लिखा गया है, और जो इंडियन ऑथर हैं ये आर के नारायण, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इनका रहा, एक टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इनके जो नॉवल हैं वो सभी के सभी मालगुडी पे बेस्ड है। मालगुडी एक फिक्शनल प्लेस है जो रियल में नहीं है, लेकिन इनका एक इमेजिनरी प्लेस है जिसको इनको एज अ रीजनल राइटर भी कहा जाता है। एक इनका इमेजिनरी रीजन है जिसको इन्होंने बताया है। ये साउथ इंडिया में इन्होंने दिखाया है। ये फिक्शनल टाउन उसको कहा जाता है, फिर से एक बार मैं बता दूं, फिक्शनल टाउन उसको बोला जाता है जो रियल में नहीं होते, राइटर ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किए होते हैं। और सबसे खास बात जो आपके क्वेश्चंस के लिए आ सकती है वो ये है, इसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था। फिर से एक बार मैं बता दूं, इस द गाइड के लिए जो इनका नॉवल रहा है 1958 में लिखा गया था, इसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता हुआ है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपको इन फोटोज़ से, ये देखिए फ़ोटोज़ में मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, मैंने इसके फिल्म के ही लगाए हुए थे फ़ोटो जो मैंने यूज़ किए हैं, जिसके आपके दिमाग में ये कम से कम फिक्स हो जाएंगे। तो ये जो द गाइड है, ये नॉवल इतना पॉपुलर हुआ था कि 1965 में ना ये एक फिल्म के तरीके से रिलीज हुआ था, जो कि एक ये नॉवल था आर के नारायण का, जिसको डायरेक्ट करने वाले थे विजय आनंद। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इसको डायरेक्ट जो किया था वो विजय आनंद ने किया था, और उस टाइम के सबसे पॉपुलर जो एक्टर थे देवानंद साहब, उन्होंने इसमें लीड रोल लिया था और लीडिंग रोल में वो थे। और जो इसमें हीरोइन थी उनके अगेंस्ट जो काम कर रही थी, यहाँ पर इनकी को स्टार अगर मैं कहूँ, इनकी को स्टार रही वहीदा रहमान, और जिन्होंने रोज़ी का रोल प्ले किया था। और यहाँ पे ये जो जितने भी लीडिंग रोल्स में थे उस टाइम ये नॉवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इस वजह से इसको देवानंद और वहीदा रहमान जैसे स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया। लेकिन इस फिल्म में और इस कैरेक्टर में दो चीज़ें, ये जो हमारा नॉवल है, अगर मैं पीछे नॉवल दिखा रही हूँ, ये नॉवल का है, ये नॉवल का है, तो अगर मैं इसे दिखा रही हूँ तो इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर मैं नॉवल के एंड की बात करूँ तो नॉवल में जो एंड है वो एक ट्रैजिक तौर पर है, मतलब ये ट्रेजेडी दिखाई गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, यहाँ पर देखिए ये इस मूवी की, तो इस मूवी में जो राइटर है उसने एंड को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, एंडिंग डिफर कर दी थी। और मैं चाहूँगी आप लोग ये मूवी भी ज़रूर देखें। तो इन विच द फेट ऑफ सम कैरेक्टर्स रिमेन अनआंसर्ड, तो यहाँ पर जो एंड था उसको क्लियर नहीं किया गया है। जो हमारा
प्ले है उससे बिल्कुल डिफर है। चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट, पीजीटी, टीजीटी, इन टाइप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली नेट के लिए, तो वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका टेस्ट शीट नंबर 2 आ जाता है, और टेस्ट शीट जब 2 आता है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं क्वेश्चंस को नरेट भी कर देती हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने पीछे दिया हुआ है, आपको वापस से वीडियो देखना है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच नॉवल ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हेन डिड नारायण रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। यहाँ पर मैंने बच्चों ईयर पूछा है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैंने ईयर पूछा है। सेकंड, व्हाट इज़ द मेन इशू ही फोकस्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ना भी देना चाहें तो चलेगा, इसको आप हटा सकते हैं। नेम ऑफ द लास्ट नॉवल ये आपको देना है। एंड व्हेन डिड आर के नारायण डाइड, इन क्वेश्चन के आंसर आपको आगे मिल सकते हैं, ये पीछे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया जैसे मैं देख रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल ध्यान रखने वाली हूँ। नारायण का जो नेक्स्ट नॉवल था वो था मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। ही स्टार्टेड राइटिंग, कॉलम्स भी इन्होंने लिखने शुरू किए थे। और यहाँ का जो लास्ट का मैं देख रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा डार्क हो गया है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। इन 1964 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये माइथोलॉजिकल वर्क है, जिसका नाम है गॉड, डेमन्स एंड अदर्स, ये नाम है इसका। नेक्स्ट में मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि इसका थोड़ा सा स्क्रीन सही हो। नेक्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर 1964 में अगर हम नारायण की बात करें तो इनका जो फर्स्ट माइथोलॉजिकल वर्क था, जो मैंने अभी आपको पीछे, क्योंकि स्क्रीन में इतना अच्छा नहीं क्लियर हो रहा है तो मैंने यहाँ पर इसको दिखाया है, गॉड्स, डीमन्स एंड अदर्स, ये इनका माइथोलॉजिकल वर्क था। अब माइथोलॉजी क्या होता है ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मैंने कोई टेस्ट में भी क्वेश्चन नहीं रखा है। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनका सेकेंड कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का, जिसका नाम है अ हॉर्स एंड 2 गोट्स इन 1970। 1970 में जो इनका सेकेंड कलेक्शन आया, ध्यान रखिए फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, तो ये सेकंड कलेक्शन है। ही पब्लिश्ड हिज नेक्स्ट बुक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है उसका नाम है ये। शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपको अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कलेक्शन उसको कहा जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा छोटी छोटी कहानियों को राइटर्स लिखते हैं और उसको एक पर्टिकुलर कलेक्शन बना देते हैं और उस बुक को एक नाम दे देते हैं, जो इसको नाम दिया है अ हॉर्स एंड 2 गोट्स। ये सेकंड कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट नहीं है। और मैंने क्वेश्चंस में आपसे जो क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है सेकंड पूछा हुआ है। अब हम नारायण की बात करते हैं कि इन्होंने जो रामायण है ये RA है, यहाँ पर MAYANANAM, ये N है, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ दे दी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पर किसी और, जैसे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए, नेट के बच्चों के लिए। ये जो है ये भी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बीए के बच्चों के लिए नहीं है। फटाफट से मैं इसको समझा देती हूँ। इनका जो RK नारायण है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन नेट वाले पूछ सकते हैं कि किस राइटर का वर्क चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट हुआ है, तो उनका नाम है RK नारायण। इनका फर्स्ट टाइम जो हुआ था, इनका वर्क चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुआ था। और इनके कुछ और वर्क्स की मैं बात करूं तो इनका टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में आया, अ टॉकेटिव मैन 1986 में, मालगुडी डेज 1982 में, और इसका रिवाइज्ड जो एडिशन है वो इन्होंने 1990 में लिखा था। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बीए के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। इन 1980 नारायण वाज नॉमिनेटेड, ध्यान दीजिए, इनको नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेट किया था। यहाँ पर जो लिखना था, मुझे लिखना था
राज्यसभा, और यहाँ पर रहता सभा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए रियली सॉरी। तो यहाँ पर इनको मैं बता दूँ, ध्यान रखिएगा, इनको 1980 में नारायण को राज्यसभा के लिए, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा है, यहाँ पर मैं आपको बता भी दे रही हूँ, राज्यसभा इट मीन्स द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। किस लिए इनको नॉमिनेट किया गया था? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इनके 6 साल का टर्म जो था वहाँ पर राज्यसभा में इशू हो गया था। तो यहाँ पर इन्होंने, और इस पार्लियामेंट के दौरान जो पीछे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर यहाँ पर है जो इन्होंने देखा है। तो इसमें इन्होंने अपने पूरे के पूरे सेशन के दौरान इन्होंने सिर्फ कुछ चीज़ों पर क्या क्या फोकस किया, और वो क्या इश्यूज थे, जिसमें सबसे पहला इशू जो है, पहला और आखिरी अगर मैं कहूँ तो एक ही इशू था जिस पर इन्होंने फोकस किया था, वो था द plight ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्पेशली द हैवी लोड ऑफ स्कूल बुक्स एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स ये हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं थे, और ये उन स्टूडेंट्स के बारे में लगातार इन्होंने अपने 6 साल के दौरान, इन्होंने जो 6 साल, कौन से 6 साल मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, जो मैं 6 साल बोल रही हूँ वो राज्यसभा के जो इनका मेंबरशिप थी, नॉमिनेटेड हुए थे ये राज्यसभा के लिए, तो उसमें इन्होंने जो इशू वहाँ पर दिया वो था नेगेटिव इफेक्ट के बारे में जो ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और लास्ट तो आप लोगों को सभी को याद करना है कि फर्स्ट वर्क कौन सा था वो भी मैंने बताया था, लास्ट वर्क भी मैंने बता रही हूँ। इनका जो लास्ट वर्क था वो कौन सा था? इनका जो लास्ट वर्क था इनकी ग्रैंड मदर के लिए था। और ये देखिए, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल मैं फिर से बता देती हूँ, जिसमें राइटर अपनी रियल स्टोरी लिखता है, अपने जीवन के बारे में बता रहा होता है। तो ये इनका जो लास्ट वर्क था द ग्रैंड मदर्स टेल, ये इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को डेडिकेट किया था। जो भी इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम बिताया था उस टाइम को इन्होंने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और यहाँ पर ये कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुआ था? 1992 में पब्लिश्ड हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इनकी डेथ का भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नारायण की जो डेथ हुई थी वो हुई थी मई 2001 में। ये चेन्नई में इनकी डेथ हुई थी, और इनकी जो डेथ हुई थी वो एक अच्छी खासी एज में हुई थी। ये उस टाइम 94 ईयर्स के थे जब आर.के. नारायण की डेथ हुई थी। ये एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने एक साथ लिखी थी। तो इनका लास्ट नॉवल और इनकी डेथ दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही पेपर पे लिखा है। ग्रैंड मदर के इनका लास्ट नॉवल था इनकी ग्रैंड मदर के लिए, जो इन्होंने डेडिकेट किया था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो, नारायण की डेथ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, नारायण की जो डेथ हुई थी वो हुई थी इनकी 94 ईयर की एज में। और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इनके राइटिंग स्टाइल की। अगर मैं बात करूँ, इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही सिंपल था। अगर आपसे इनका राइटिंग स्टाइल पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आपको आ जाए, वो राइटिंग अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ आर.के. नारायण, तो आपको इनकी टेक्निक के बारे में पूछ लिया जाए तो दोनों का आंसर सिर्फ यही रहेगा। और जितना आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उतना आपको लिख कर आ जाना है। ये बहुत ही ह्यूमर होता है, हास्य। ह्यूमर क्या होता है? हास्य होता है। हास्य पर फोकस था। और ये ऑर्डिनरी पीपल होता है, कॉमन इंसान, जो आम लोग होते हैं ना, उनसे रिलेट करते हुए ये अपने नॉवेल्स को लिखते थे। इसलिए ये अपने टाइम के बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर माने जाते हैं। इन्होंने ऑर्डिनरी जो थे, सामान्य इंसान के को फोकस किया था, और इन्होंने ह्यूमरस और नेचुरल वे में अपनी राइटिंग स्टाइल को दिया था। तो अगर आपसे राइटिंग स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना, जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उतना लिखाना है। और ये इनके कुछ अवार्ड एंड अचीवमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल स्क्रीन को पॉज करके देखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जल्दी समझा देती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स को जीता है। 1958 में इन्होंने जीता साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसके लिए जीता? द गाइड के लिए। मैंने पीछे आपको बताया था। ये बुक इतनी फेमस हुई कि ये एक फिल्म के तरीके से भी बनाई गई, जिसने, और इस फिल्म ने भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता था।
किस लिए? बेस्ट स्टोरी के लिए। बेस्ट स्टोरी के लिए आर के नारायण को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1964 में पद्म भूषण को जीता है और 1980 में इन्होंने, यहाँ देखिए, बेंसन मेडल को जीता था, जो कि ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता था, लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता था। ये यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको, पीछे भी बताया था, वो राज्यसभा था, लेकिन ये नेक्स्ट है इनका, ये अमेरिकन अकेडमी के लिए भी ये एक ऑनरेरी मेंबर्स के तौर पर वहाँ पर भी नॉमिनेट रहे थे। इट मीन्स इलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट नहीं कहेंगे, इलेक्ट हुए थे। और नॉमिनेट, ये सबसे खास बात जो इनके लिए है, ये भारत के पहले ऐसे राइटर हैं जो सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन ये हम लोगों की एक बदकिस्मती कहिए कि इन लोगों, ये जो प्राइज़ है, जो ये नोबेल प्राइज़ है, ये बहुत ही ऑनरेरी प्राइज़ होता है, ये हम लोगों को कभी नहीं मिल पाया। तो लेकिन सबसे ज़्यादा नॉमिनेट इंडियन, जो नॉमिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे इंडियन राइटर हैं जो सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए लिटरेचर में, तो आपके पास जो सीधा सीधा आंसर होगा, आंख बंद करके आप लोगों को क्या लगा देना है? आर के नारायण। और इनके बारे में जो लास्ट में यहाँ पर बताने वाली हूँ, सन 2001 के अगर मैं बारे में बात करूँ, तो इनको यहाँ का, जो हमारे इंडिया का होता है, वो पद्म विभूषण अवार्ड, वो भी इनको मिल गया था। तो इंडिया के जो सारे ही एक अच्छे अवार्ड्स हैं वो इन्होंने जीते हुए हैं। फर्स्ट इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ये यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है। पद्म भूषण इन्होंने, देखिए यहाँ पर पद्म भूषण है, 1964 में इन्हें मिला है, ठीक है। और 2001 में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण क्या होता है? हमारा इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो किसी इंसान को किसी भी साहित्य में या फिर किसी भी तरीके से सर्विस पे मिलता है। ये है आपकी लास्ट शीट। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहीं पर आज का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्टोरी को डिस्कस करेंगे और हमारी स्टोरी का नाम रहेगा द गोट एंड टू गोट्स एंड अ हॉर्स। ऐसा ही कुछ करके नाम है, मेरे माइंड से अभी निकल रहा है। यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट स्टोरी में फिर से मिलेंगे।